आप लोगों का सवाल होता है कि सर अगर लोन डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ये दोस्तों लोन डिफॉल्ट यानी कि आपने कोई सा भी लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी एक लोन की कैटेगरी में आता है, होम लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, गोल्ड लोन लिया या फिर आपने कार लोन, एजुकेशन लिया, कोई भी लोन लिया और आप उसकी प्रॉपर ईएमआई भर रहे थे और अब अचानक कोई प्रॉब्लम की वजह से आप उसके ईएमआई को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ गया कि मैं अपनी ईएमआई को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना न भरूं यानी कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, तो मेरे साथ क्या क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि लोन डिफॉल्ट होने पर क्या क्या होता है, क्या क्या सिनेरियो में आप इसको ठीक कर सकते हैं, किन सिनेरियो में आप इसको सेटलमेंट कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। और आपको बोनस पॉइंट ये बताऊंगा कि आपको अगर कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो उनकी शिकायत आप कैसे और कहां कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टॉपिक है लोन डिफॉल्ट करने पर क्या होता है। तो दोस्तों लोन डिफॉल्ट करने पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को फेस करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा कि एक जगह है, वहां पे एक व्यक्ति ने केसीसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए अपने माँ बाप को कि भाई उसका पेमेंट कर दो, तो माँ और भाई तैयार नहीं हुए और इस विवाद में उस व्यक्ति ने अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी भाभी को और उसके 3 बच्चों को मार दिया। ये बड़ी खबर है, आप लोग गूगल कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो एक पारिवारिक विवाद का कारण भी लोन डिफॉल्ट हो सकता है अगर आप उसके अंदर की गहराई में जाओगे। लोन डिफॉल्ट होने पर एक व्यक्ति ने, मतलब उस बंदे ने क्या किया कि जुआ खेल लिया पैसों से और हार गया। अब उस बंदे ने क्या किया, डिप्रेशन में आ गया, उसने अपनी बेटी को मार दिया, बीबी को मार दिया, खुद को भी सुसाइड कर लिया। ये भी हो सकता है। लोन डिफॉल्ट होने पर ये तो सारी चीजें साइकोलॉजिकल होगी, लेकिन दोस्तों आपको बेसिक चीज बता दूं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो कोई भी व्यक्ति अपने लोन का भुगतान करने में देरी करता है उसे अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है, उस पर लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ता है और उसका जो पैसा होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है। और दोस्तों जब वो पेमेंट 3-4 महीना नहीं करता है तो उसका अमाउंट इतना हो जाता है कि वो सोचकर भी उसका पेमेंट नहीं कर सकता है। लोन डिफॉल्ट करने से व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर यानी कि आपने सिविल स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा जो होता है कभी वो कम होने लग जाता है। आपको पता है ना, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो होता है एक हमारी जो वित्तीय क्षमता को नापने का मापदंड होता है जो कि 300 से लेके 900 के बीच में होता है। हमारे देश में सिविल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इस चीज को चेक करती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यानी कि आपका सिविल स्कोर जो पहले 700 प्लस होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी लोन डिफॉल्ट या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने पर ही होता है। अगर कोई व्यक्ति लोन का भुगतान करने में डिफॉल्ट करता है तो बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है यानी कि आपने कोई कोलेटरल दे रखा है और आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, तो बैंक आपके घर को, गिरवी घर जो है उसको नीलाम कर सकती है, उसको बेच सकती है। कार अगर आपने लिया तो उसको रिकवरी करके बेच सकती है। आपका क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है उसके लिए भी आपको वो लोग 138 का चेक वगैरह बाउंसिंग का चार्ज लगाने की धमकी दे के साइकोलॉजिकल आपको परेशान कर सकते हैं। 138 का क्या होता है केस नहीं मालूम है, इस वीडियो को जाके देखिए। कुछ लोग डिफॉल्ट के मामले में बैंक उस व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर लेता है जो कंट्रोल वाला होता है और वह सारी चीजों का पेपर बैंक के पास होता है और गिरवी चीजों को वो बेच देते हैं। लोन का डिफॉल्ट करने से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे उनके परिवार वालों को भी दिक्कत होती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, ये तो उस साइकोलॉजिकल उस बंदे ने ऐसा कर लिया, लेकिन आपके घर के बाहर जब रिकवरी एजेंट आएंगे और आपने कार को ले रखा है और उसका ईएमआई नहीं दे रहे और पड़ोसियों को पता चला कि गाड़ी तो ले रखा उसका पैसा नहीं दे रहा, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपने जो घर ले रखा है उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं देंगे लेकिन दुनिया को बताएंगे कि मैंने घर ले लिया है, तो आप बताइए आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की इज्जत रहेगी कि धूमिल हो जाएगी। यह सारी चीजें तभी होगी जब आप अपने लोन का डिफॉल्ट करेंगे। तो
तो दोस्तों अगर आपको जिंदगी में कोई भी चीज लेनी है तो आप उसका टाइम पे पेमेंट करने की कोशिश करिए और जब तक उसका पैसा खत्म ना हो जाए उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये मामले तो साइकोलॉजिकल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपने ऐसा कर दिया है और वहां पे रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करने के लिए आ गए हैं, रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट क्या होता है इसकी जानकारी आपको नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिए। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको हरेस कर रहा है तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों रिकवरी एजेंट के द्वारा हरेसमेंट कॉल अगर की जाती है, घर पे आ जाते हैं, परेशान करते हैं, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वो लोग कानूनी रूप से अपना पक्ष न रखते हुए आपको डरा धमका रहे हैं तो आप पुलिस में जाके उनकी शिकायत कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। कैसे? अगर बैंक और रिकवरी एजेंट लोन के पैसे के भुगतान करने के लिए आपको परेशान कर रहा है और अपना पेपर भी नहीं दिखा रहा, मतलब डीआरए लाइसेंस या बैंक का जिस बिहार पे रिकवरी करने आया पेपर नहीं दिखा रहा, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। आरबीआई में भी शिकायत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर बैंक ने आपकी परेशानी नहीं सुनी जो आपने उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ उसको कंप्लेंट किया था, तो आप उसके खिलाफ यानी कि बैंक और रिकवरी एजेंट के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीएमएस पोर्टल में जाके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। मानहानि का शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यह बात जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। अगर रिकवरी एजेंट आया, आपसे बातचीत उसने बिना डॉक्यूमेंट्स के किया और उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया और गली मोहल्ले में अगर वो शोर मचाने लग गया, तो दोस्तों आप उसका वीडियो एविडेंस बना के मानहानि की शिकायत आप बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी अनुमति का पालन करना रिकवरी एजेंट को जरूरी है। अगर बैंक के रिकवरी एजेंट कर्जदार की अनुमति के बिना उसके घर जाते हैं और घर के बाहर तमाशा करते हैं, ऑफिस के बाहर तमाशा करते हैं, तो आपके पास यानी कि कर्जदार के पास यह अधिकार है कि वो उसके खिलाफ शिकायत करे। इसलिए रिकवरी वालों को हमेशा कर्जदारों से पूछताछ करके ही उनके घर पे आना चाहिए। अगर रिकवरी एजेंट कर्जदारों की रिकवरी उनके रिश्तेदारों से कर रहे हैं, यानी कि फोन करके, कुछ मॉपेड वीडियोस बना के या फिर गाली गलौज करके, तो आप उनके बिहाफ पे जो रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं उनकी शिकायत बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। तो दोस्तों बैंक की शिकायत को कैसे करें? एक तरफ से बैंक लोगों की शिकायतों को दर्ज करता है क्योंकि वहां पे भी दो टीम काम करती है, एक रिकवरी वाली और एक कंप्लायंस को सॉल्व करने वाली। तो दोस्तों आपको नोडल ऑफिसर्स के पास बैंक में जाकर उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ और उस बैंक के खिलाफ आपको कंप्लेंट कर रहा है। अगर बैंक के रिकवरी वाले कर्जदार के साथ जबरदस्ती लोन वसूली करते हैं तो वह कर्जदार बैंक में जाकर शिकायत कर सकता है उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ। शिकायत करने के 30 दिन के अंदर अगर बैंक यानी कि नोडल ऑफिसर उसका फैसला नहीं देता है तो आप कंपनसेशन के भागीदार हैं और आप सीएमएस पोर्टल के माध्यम से आरबीआई के पास भी जा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा के जाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिए। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको बैंक से रिलेटिव, सेटलमेंट से रिलेटिव, इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव सारी वीडियोस मिलती रहती है। हमारी वेबसाइट है www.ahktips.com। विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट्स भी करिएगा। और अगर कोई भी परेशानी है कॉन्फिडेंशियल आप अगर चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिले तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। आइए व्हाट्सएप में रखिए सेहत का ख्याल, डरने का नहीं लड़ने का, क्योंकि जीवन में जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। See you।